Hello everybody, welcome to my channel. Let's learn with Sushma Ruhal. In this video, I will teach you the chapter towards peace, that is of Wangari Maathai, explanation in Hindi. And this is the first part of your video. The book is communicated in English. Yes guys, इसका जो second part है आपका already upload हो चुका है channel पे, जिसमें आपके question answers with full back exercise है. So let's begin now. It is the summary given of the chapter. समरी जो कुछ स्टूडेंट्स को नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो समरी यहाँ पे गिवन है. कुछ वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे है जो आपके चैप्टर में ऑलरेडी दे रखे हैं. सो लेट्स बिगिन योर चैप्टर रीडिंग. व्हाट इज गिवन इन दिस वन? फर्स्ट इज गिवन टुवर्ड्स पीस, बिकॉज आपका जो सेक्शन है यूनिट 7 का, इसमें पीस से रिलेटेड ही सारी चीजें गिवन है. शांति की तरफ. वंगरी मथाई बहुत ही फेमस लेडी रही है. 1940 में इनका बर्थ हुआ था. 2011 में इनकी डेथ हुई थी. शी वॉज बोर्न इन केन्या एंड ग्रू अप देयर. इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? केन्या कंट्री में हुआ था और ये यहीं पर बड़ी हुई थी, पली बड़ी थी. अब ब्राइट स्टूडेंट, ये क्या थी? बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी पढ़ने में. शी वॉन अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इन यूएसए. ये यूएसए में गई थी, स्कॉलरशिप इनको मिल गई थी, स्कॉलरशिप इन्होंने जीत ली थी. तो फर्दर स्टडी के लिए कहां पर गई? यूएसए में गई. वंगरी रिटर्न, जो वंगरी मथाई थी वो वापस जो है टू टीच, रिटर्न टू टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी. केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, तो वहां पर ये वापस आती हैं क्या करने के लिए? वंगरी रिटर्न टू टीच एट द यूनिवर्सिटी. ये केन्या के अंदर जो नैरोबी यूनिवर्सिटी है उसमें वो टीच करने के लिए वापस आती हैं. वहां पर आकर ये टीचिंग करती हैं. फॉर हर कंपैशन एंड एफर्ट्स एज एन एनवायरमेंटलिस्ट. इनके अंदर बहुत ज्यादा कंपैशन था, इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए थे. एनवायरमेंटलिस्ट थी ये, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए थे. एंड अ फाइटर फॉर द डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स. ना केवल इन्वायरमेंटलिस्ट थी, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, इवन इन्होंने फाइट की किन के लिए? ह्यूमन के राइट्स के लिए, उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए. शी वॉज अवॉर्डेड, और उनकी इस सक्सेसफुल लाइफ के लिए इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज का इन 2004. शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन. ये पहली अफ्रीकन महिला थी, विमेन थी, जिन्होंने क्या किया था? जो फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट थी, इन्होंने जो है वो विन किया था नोबेल पीस प्राइज. तो एनवायरमेंटलिस्ट होने के बावजूद इन्होंने जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी लोगों के लिए, और इसके लिए इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज. ठीक है, शांति के लिए जो प्राइज मिलता है वो इनको मिला था. शी बिलीव्ड द कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, और इनको एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत कंसर्न था, इसलिए इन्होंने पीस से प्रोग्राम, मतलब शांति प्रोग्राम भी यहाँ पर इन्होंने किए थे. She made us realize, और इन्होंने हमें एहसास करवाया that if we kept degrading, अगर हम एनवायरमेंट को ऐसे ही लॉस करते रहे, ऐसे एनवायरमेंट का हार्म करते रहे, डिग्रेड करते रहे, उसको घटाते रहे, एनवायरमेंट का हमने ध्यान नहीं रखा, so there would be पीस ऑन अर्थ. देयर नेवर वुड बी पीस. तो यहाँ पर अर्थ पे कभी भी शांति कायम नहीं रह पाएगी अगर हमने एनवायरमेंट को हार्म किया. शी इंस्पायर्ड अदर्स, इन्होंने दूसरों को भी इंस्पायर किया टू कंटिन्यू प्लांटिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट. लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया ताकि लोग क्या करते? ट्रीज प्लांट करते और पीस को बनाए रखते, शांति को कायम रखते. अब चलते एक्सप्लेनेशन पे. वंगरी मथाई के अंदर जो पैशन था, जो जुनून था ट्रीज को और प्लांट्स को ग्रो करने का, कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट ग्रू आउट ऑफ हर लव फॉर हर विलेज एंड द रूरल कंट्री साइड शी ग्रू अप इन. इसके अंदर बहुत ज्यादा पैशन था, बहुत ज्यादा जुनून था इनके अंदर, इसलिए उन्होंने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया. और इन्होंने ना केवल अपने विलेज में जो है वो प्लांट्स को ग्रो किया, बल्कि जो रूरल एरिया के आउटसाइड में था, ठीक है, वहां पर भी, कंट्री साइड में, मतलब जहां भी इनको लगा वहां पर इन्होंने रूरल एरियाज में वहां पर इन्होंने प्लांट्स को ग्रो किया, ट्रीज को लगाया. शी लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर. इन्होंने सीखा था कि नेचर को कैसे रिस्पेक्ट करना है, और ये इनको कहां से मिला? अपनी ग्रैंड मदर से और अदर फैमिली ऑफ मेंबर्स से. मतलब इनको ये शिक्षा कहां से मिली? अपनी फैमिली से मिली. शी स्पोक अबाउट अ लार्ज फिग ट्री.
और ये यहाँ पर बताती है एक बड़ा सा जो अंजीर का पेड़ था उसके बारे में, नियर हर फैमिली होम, जो कि इनकी फैमिली के घर के बिल्कुल नजदीक था। दैट हर ग्रैंड मदर सेड वॉज सेक्रेड, और जो कि उनकी ग्रैंड मदर हमेशा उसको बोलती थी जिसके बारे में कि उसको कैसे इसको प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि ये शिक्षा उसको कहाँ से मिली थी, अपने घर से मिली थी। शी वुड गेट वाटर फॉर द होम, और ये क्या करती थी, इनको पहले देखो, पहले पानी जो था वो घर पे अवेलेबल नहीं होता था, पानी जो वो दूर से लेके आना पड़ता था, तो अपने घर पे पानी लेके आने के लिए इनको जो है वो स्प्रिंग्स, फ्रॉम द स्प्रिंग्स प्रोटेक्टेड बाय द रूट्स ऑफ दैट ट्री, और उस ट्री के उस ट्री के रूट्स को बचाते हुए वो घर में पानी को लेके आते थे, क्योंकि वो जो ट्री था वो बिल्कुल इनके घर के पास था, और उस ट्री को बचाते हुए, सेव करते हुए तब वो घर पे पानी को लेके आती थी, क्योंकि उस ट्री को उसे पास करके आना होता था, वहां से उसको गुजर के आना होता था। तो उस अंजीर के पेड़ को इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से उसको बचाव किया था। शी सेड, उन्होंने कहा, अबाउट 200 yards अवे फ्रॉम द फिग ट्री वाज अ स्ट्रीम नेम्ड कंगनू। तो इन्होंने कहा कि 200 yards अवे मतलब 200 यार्ड अवे, यार्ड जो है कि मेजरमेंट है लैंड का, कि 200 यार्ड अवे, 200 जो यार्ड्स था, इतनी दूर से इनको जो है वो पानी लेके आना पड़ता था, फ्रॉम द फिग ट्री, उस अंजीर के पेड़ से, वहां से कहां से, झरने से लेके आते थे यहाँ से ये पानी, विद वाटर सो क्लीन, और ये इतना क्लीन वाटर होता था, इतना फ्रेश होता था कि इसको जो वो फिल्टर करने की जरूरत नहीं होती थी, वो इसको स्ट्रेट जैसा लेके आते थे वैसे ही एज इट इज इसको पी लेते थे। When Wangari was young, जब वंगरी जो थी वो छोटी थी, not many girls got a chance, ज्यादा लड़कियों को चांस नहीं मिलता था स्कूल में जाने का। फ्रॉम रूरल केन्या, केन्या जो कंट्री थी वहां पर जो गांव का जो माहौल था, वहां पर ज्यादा लड़कियों को चांस नहीं मिलता था पढ़ने का, लेकिन लकीली वंगरी की जो फैमिली है उन्होंने देखा दैट शी वॉज वेरी ब्राइट, कि ये बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है और इसको तो जो है वो स्कूल भेज देना चाहिए, तो इसको भेज दिया गया था। शी वॉज स्मार्ट इनफ टू विन अ स्कॉलरशिप, ये बहुत स्मार्ट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, तो इन्होंने स्कॉलरशिप भी जीती और इन्होंने स्टडी किया। फिर उसके बाद यूएसए में स्कॉलरशिप मिलने के बाद यूएसए में जाकर इन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। और आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके शी केम बैक टू केन्या, वापस अपनी कंट्री में आ जाती है, टू टीच, पढ़ाने के लिए, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी में, जो इसकी कैपिटल होती है नैरोबी, वहां पर जो है ये पढ़ाने के लिए वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो देखा जाता है कि जो कंट्री से बाहर चला जाता है वो अपने फायदे के लिए वहां पर रह जाता है, लेकिन अपनी कंट्री में वापस नहीं आता। लेकिन ये अपनी कंट्री में वापस आई, उसका रीजन क्या था, देखिए, इन्होंने देखा कि जो डिफोरेस्टेशन है, कटिंग ऑफ ट्रीज है, उसकी वजह से जो है हंगर और पॉवर्टी इनकी कंट्री में फैल गई थी, केन्या के अंदर जो है वो भूखमरी फैल गई थी, जिसको दूर करने के लिए इन्होंने सोचा कि इनको जो वो आगे आना चाहिए। So she was the first woman to get a PhD, इन्होंने पीएचडी भी की थी, और ये फर्स्ट वीमेन बनी थी ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका कंट्री के अंदर ये जो है वो फर्स्ट वीमेन बनी थी जिन्होंने पीएचडी की थी, ठीक है। एंड द फर्स्ट वीमेन टू हेड अ डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में भी ये जो है वो हेड बनी थी, मतलब इन्होंने लीड किया था, ये लीडर बनी थी एक तरह से। एंड द फर्स्ट वीमेन टू हेड अ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में भी ये जो वो काफी लीड कर रही थी, ये हेड बन गई थी वहां पे। वंगरी वाज वेरी सक्सेसफुल एंड कुड हैव लीड अ पीसफुल एंड कंफर्टेबल लाइफ। अब वंगरी को पता है आपको कि उसने जो है वो कॉलेज किया था यूएसए से, ठीक है, फिर पीएचडी भी की इन्होंने, तो ये काफी सक्सेसफुल थी, काफी इंटेलिजेंट थी, इनकी एजुकेशन काफी अच्छी थी, तो ये अपने कंफर्टेबल और पीसफुल लाइफ वो जी सकती थी, अगर वो चाहती तो उसी कंट्री में रह के काफी अच्छी जॉब वो हासिल करके और वहां पर काफी पैसे के साथ मजे से रह सकती थी, लेकिन ये वहां पर नहीं रही। शी रिटर्न, इन्होंने जो है वो सोचा, इन्होंने पूरा डिसाइड किया कि वापस अपनी कंट्री में आएंगी। शी फाउंड दैट वाइड स्प्रेड, इन्होंने अपनी कंट्री में जब ये वापस आई तो देखा कि चारों तरफ जो है वो डिफोरेस्टेशन की वजह से, मतलब पेड़ों की कटाई की वजह से जो है वो टेरिबल सिचुएशन, बहुत ही भयानक सिचुएशन बन चुकी थी, किसकी, मॉल न्यूट्रिशन की, लैक ऑफ फूड की, लैक ऑफ वाटर की, ठीक है, फैमिन की, मतलब यहाँ पर जो फैमिन भी क्या हो गया, लैक ऑफ फूड,
हंगर मतलब भूख, भूखमरी, पानी की जो है वो कमी, एंड वॉज स्टॉकिंग द लैंड, और ये जो है वो पूरी कंट्री में फैलता जा रहा था डिफोरेस्टेशन की वजह से। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों के कटने की वजह से खाने की कमी, फ्यूल की कमी, ईंधन की कमी हो गई थी, ठीक है, पानी की कमी हो गई थी। तो इतनी सारी कमियों को देख के इसने सोचा कि ये कंट्री में ही रहेगी, ये इससे बाहर दोबारा नहीं जाएगी। अर्लियर वी लिव्ड इन द लैंड अबैंडन्ड विद shrubs, creepers, fawns and trees। तो वो देखते कि पहले जो है हम कैसी जगह पे रहते थे जहां पर ये सारी चीजें, जो वो झाड़ियां भी थी, बेल थी, लताएं थी, ठीक है, फॉन्स थे, ट्रीज थे, प्लांट्स थे, सब कुछ देखने को मिलता था। बिकॉज रेन फेल रेगुलरली, क्योंकि वहां पर बारिश जो वो लगातार होती रहती थी। एंड रिलायबली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो उनको हर जगह पे देखने को मिलता था पहले। देयर वर लार्ज वेल वाटर्ड फील्ड्स ऑफ मेज, कहते कि यहाँ पर उनको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी, बड़े बड़े वेल वाटर्ड फील्ड, मतलब जहाँ पर ऐसी जगह भी होती थी जहाँ पर जो पानी से भरे हुए मेज मतलब मकई के खेत होते थे, बीन होते थे, सोयाबीन जैसे होता है ना, बीन्स सोयाबीन होती थी, वीट अनाज होता था, गेहूं होता था, वेजिटेबल्स होती थी। मतलब इसने इतनी जो वो प्लांट्स और ट्रीज और क्रॉप्स को देखा था यहाँ पर। बट अब क्या था, अब तो उसको जहां देखो वहीं भूखमरी दिखाई दे रही थी। हंगर वॉज वर्चुअली अननोन, जो हंगर था वो ऐसा था बिल्कुल, मतलब भूखमरी यहाँ पर हर जगह पे दिखाई दे रही थी उसको। शी सेड अबाउट द लैंडस्केप ऑफ हर चाइल्डहुड, अब वो यहाँ पर जो अपने जो लैंडस्केप था, जो यहाँ पर उसके चाइल्डहुड के टाइम पे जो वो देखती थी कितना हरी भरी हरियाली थी, उसको वो देखती है तो बिल्कुल बेजान दिखाई देता है। यहाँ पर अब कोई ट्रीज और प्लांट्स नहीं बसते। वंगरी वंडर्ड, वंगरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। व्हाट हैपेंड टू द लश लैंड, कि इतने हरे भरे जो लैंड था, इतनी हरी भरी जो जमीन थी यहाँ पर, उसको क्या हो गया, एकदम से सारा सूख क्यों गया। ट्रीज और प्लांट्स थे, वो सारी चीजों को क्या हुआ, सारी चीजें कहाँ गायब हो गई। वाई कुडंट वीमेन गेट क्लीन वाटर, क्यों लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, क्यों हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है उनकी फैमिलीज को। गोइंग डाउन टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, तो वो जो है इस प्रॉब्लम की जड़ तक गई, रूट तक गई, इसकी जड़ तक गई। उसने रियलाइज किया, एहसास किया कि जो लैंड है वो जो है उस पर रिफोरेस्टेशन होना चाहिए, मतलब दोबारा से ट्रीज को, प्लांट्स को ग्रो करना पड़ेगा, तभी दोबारा से जाकर के वही सिचुएशन होगी जैसे पहले हरी भरी हरियाली हुआ करती थी। समथिंग हैड टू बी done about it, and that she decided that something was to plant trees, कि उनको जो यहाँ पर ट्रीज को प्लांट करना ही होगा, तभी उनको सॉल्यूशन मिलेगा अपनी प्रॉब्लम्स का। she began the green belt movement, तो उसने क्या किया, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट नाम का एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। इन अ स्मॉल नर्सरी, एक छोटी सी नर्सरी थी, जहां पर नर्सरी क्या होती है, जहां पर छोटे छोटे प्लांट्स और जो पौधे रखे होते हैं, जिनको वो क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से लगा के उनको जो वो जमीन में लगा देते हैं, जिससे वो ग्रो करते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जो नर्सरी थी जहां पर प्लांट्स रखे होते थे, वहां पर इन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो वो शुरू किया। इन हर गार्डन, अपने गार्डन में शुरू कर दिया। विच लेटर ग्रू इनटू अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बाद में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन के इसके सामने आई। दैट हैज प्लांटेड मिलियंस ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका, और जहां से इन्होंने मिलियंस की काउंटिंग में अफ्रीका में ट्रीज को ग्रो किया, और जिसकी वजह से इनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर होती चली गई, जो कि हंगरनेस की थी, लैक ऑफ वाटर की थी, लैक ऑफ फूड की थी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो वो दूर होती चली गई जब इन्होंने मिलियंस ऑफ ट्रीज को यहाँ पर ग्रो किया अफ्रीका के अंदर। डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई थी, हैज ऑक्यूर्ड एज इन मैनी अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में हर जगह जहां देखो वहीं जो है वो पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी थी। पेड़ों को काट तो रहे थे, लेकिन उनकी जगह पे जो है वो पेड़ों को लगा नहीं रहे थे। बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन कट डाउन, क्योंकि जो जंगल थे वो कट चुके थे। टू ग्रो कैश क्रॉप, किस लिए ग्रो करने के लिए, कैश क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। कैश क्रॉप्स क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको कल्टीवेट किया जाता है, बोया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि उनको बेचा जा सके और उससे पैसे हासिल हो सके। तो ऐसी ऐसी कैश क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो वो जंगल काटे जा चुके थे। फॉर एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट्स थे, और टू बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग, किस लिए किया गया था ये, ताकि वहां पर जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हड़ी मतलब बड़ी बड़ी जो है हाई जो है वो बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा सके। तो इसलिए भी जंगलों को काट दिया गया था ताकि वहां पर कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनाई जा सके, मतलब जंगलों को साफ किया गया था ताकि इंडस्ट्री बिजनेस जो है यहाँ पर खोले जा सके। तो कहने का मतलब कि डिफोरेस्टेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था यहाँ पर। जो गरीब लोग थे
जो डिसएडवांटेज लोग थे, जिनको जो है वो हानि हो रही थी इनकी, मैनी ऑफ देम वीमेन एंड चिल्ड्रन, उनमें बहुत सारे तो बच्चे थे, महिलाएं थी, गोट पुश्ड इनटू पॉवर्टी, जो कि गरीबी में और भूखमरी में जो है वो धकेल दिए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने अपने सेल्फिशनेस के लिए क्या किया था, यहाँ पर पेड़ों को काट लिया था, और जिसके काटने से जो है वो खाना और जो वो फिनिश हो चुका था, पानी की कमी हो चुकी थी क्योंकि रेन नहीं आते थी, और फिर यहाँ पर जो है वो फूड की भी कमी हो चुकी थी। कनेक्टिंग द डॉट्स, तो यहाँ पर जो वंगरी थी वो डॉट्स मतलब तीन चीजों के साथ वो कनेक्ट हुई, किससे, दैट टू फिक्स द एनवायरमेंट, जो कि एनवायरमेंट के लिए फिक्स है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, शी हैड टू फाइट फॉर पीपल्स राइट, तो कौन सी चीजें थी, वो तीन चीजें कौन सी थी यहाँ पर, किन डॉट्स के साथ वो कनेक्ट हुई यहाँ पर, वो डॉट्स, वो जो चीजें वो कौन सी थी, पहली थी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज की, दूसरा लोगों के राइट्स की, और थर्ड थी डेमोक्रेसी, तो ये तीन डॉट थे जिनसे वो कनेक्ट हुई थी। देन प्रेसिडेंट ऑफ केन्या ने कॉल्ड हर अ मैड वीमन, जो प्रेसिडेंट ऑफ केन्या है उन्होंने उसको एक मूर्ख औरत कह के बुलाया था, बिकॉज शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट स्कीम, क्योंकि वो उसकी स्कीम्स के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका बचाव कर रही थी, दैट कुड हार्म द एनवायरमेंट, मतलब वो उन स्कीम्स को जो है वो फेल कर रही थी जो कि एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, एनवायरमेंट को, हमारे वातावरण को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उन चीजों के खिलाफ वो खड़ी हो गई थी, तो इसलिए केन्या के जो प्रेसिडेंट है उसको कहते हैं तुम मूर्ख औरत हो यहाँ पे। शी वॉज ओपन, लेकिन उसने फिर भी इसकी परवाह नहीं की, कहते जो बोलते हैं बोलने दो। शी वॉज ओपन बीटन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, जब वो बचाव कर रही होती थी, जब वो नारेबाजियां करती थी, जब वो कोई प्रोग्राम चलाती थी, लोगों को इकट्ठा करती थी, तो इस दौरान में जो है वो पुलिस वगैरह बुला करके उनकी पिटाई वगैरह भी की गई थी। शी लेड एंड वेंट टू द जेल, कई बार उनको जेल भी भेजा गया, जैसे गांधी जी को जेल भेजा गया था, ठीक है, बट शी प्रिजर्व्ड विद हर फाइट, लेकिन फिर भी वो अपनी फाइट को लड़ती रहती है, फिर भी वो अपने अधिकारों के लिए, लोगों के राइट्स के लिए जो वो यहाँ पर लड़ती रहती है। व्हेन आस्क्ड व्हाट केप्ट हर फाइटिंग शी टोल्ड द स्टोरी, तो जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी इस लड़ाई का, तुम इस लड़ाई को चालू रखोगी तो इससे क्या होगा, तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम तो अकेली हो यहाँ पर, तुम्हारे साथ तो इतने लोग भी नहीं है, तो क्या फायदा, तुम इतने लोगों के लिए अकेली खड़ी हो, तो यहाँ पर वो इस बात के लिए वो सबको एक ही स्टोरी सुनाती थी, वो स्टोरी कौन सी है, हमिंग बर्ड की, और हमिंग बर्ड की क्या स्टोरी यहाँ पर, दैट हर मदर हैड टोल्ड हर, उसकी मदर ने, वंगरी मथाई की मदर ने उसको एक स्टोरी सुनाई थी, जो कि किसकी थी, हमिंग बर्ड की स्टोरी थी। अगर आप इस लिंक पे जाकर के, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इस लिंक पे जाओगे तो आपको हमिंग बर्ड की स्टोरी यहाँ पर वीडियो देखने को मिल सकती है। तो इस स्टोरी क्या मैं बता देती हूँ आपको, कि एक बार जो है, क्योंकि हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड बर्ड्स कहाँ पे होंगे, फॉरेस्ट में होंगे, तो इन्होंने क्या कहा कि एक बार जो है वो बहुत भयानक आग लग जाती है जंगल में, और हर जगह जो है वो एनिमल्स में भगदड़ मच जाती है, सबके सब एनिमल जो वो बाहर निकल जाते हैं और दूर जाकर के बिल्कुल जंगल के किनारे पर खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर जो है, एज दे वॉज द फॉरेस्ट बर्निंग, सबके सब जो है जंगल में आग लगी हुई देखते रहते हैं, कोई भी जो है वो अपने आप को ये नहीं सोच पाता कि कैसे आग बुझाएं, तो सब अपने आप को पावरलेस शो करते हैं, सबके सब अपने आप को सोचते हैं कि पावरलेस है, उनके अंदर पावर ही नहीं बची है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन हमिंग बर्ड, यहाँ पर किसको छोड़कर, सिर्फ एक हमिंग बर्ड को छोड़ करके। और ये जो हमिंग बर्ड होता है वो करता क्या है यहाँ पर, वो अपनी चोंच में, अपनी टाइनी बिल्कुल छोटी सी स्मॉल सी बीक में, चोंच में वो पानी लेकर आता है काफी दूर से, और वो क्या करता है उस आग के ऊपर डालता है, एज इट वेदर इट विंग्स एंड फ्लू अगेन एंड अगेन, तो बार बार वो क्या करता है, जो पास में जो झरना होता है वहां पर जाकर के अपनी बीक में, अपनी चोंच में जो वाटर के ड्रॉप्स वो लेके आ सकता है वो लेके आता है, और आग में डालता रहता है। तो जब ये जो है दूसरे एनिमल्स देखते हैं हेल्पलेसली, वो जो कि पहले से अपने आप को कहते हैं हम तो हेल्पलेस, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इंक्लूडिंग मच बिगर, उन सब में कौन इंक्लूड था, एनिमल, जो कौन है, एलिफेंट, एलिफेंट तो बहुत ज्यादा पानी लेके आ सकता है अपनी ये सूंड के अंदर, लेकिन वो भी क्या कहता है, अपने आप को हेल्पलेस बोलता है, और कहता है कि तुम्हारे इसको करने से क्या फायदा होगा, तुम क्यों कर रहे हो इसको, तुम्हारी छोटी सी चोंच में कितना पानी आ जाएगा, किसी आग बुझ जाएगी, तुम क्या सोचते हो, इसे तुम हेल्प कर लोगे लोगों की। तो यहाँ पर जो लिटिल हमिंग बर्ड है वो उनकी तरफ मुड़ता है, और सभी एनिमल्स की तरफ मुड़ के वो एक ही बात कहता है कि आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, मैं बेस्ट कर रहा हूं अपना, जितना कि मैं कर सकता हूं, एंड दैट टू मी इज व्हाट ऑल ऑफ अस शुड डू, और मैं वही कर रहा हूँ जो हम सबको करना चाहिए, लेकिन तुम में से कोई भी इस चीज को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो ये यहाँ पर बंगरी मथाई कहते हैं कि मैं भी जो हूँ वही हमिंग बर्ड हूँ,
वंगरी मथाई यहाँ पर कहते। तो हमिंग बर्ड की स्टोरी से क्या समझ में आता है कि जो एलिफेंट है वो बहुत ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है और वो थोड़ी सी देर में आग को बुझा सकता था, लेकिन उसने आग को नहीं बुझाया, वो अपने आप को हेल्पलेस सोच के खड़ा रहा। कहने का मतलब जो पावरफुल पीपल होते हैं, जिनके पास राइट्स होते हैं, या आप उनको पॉलिटिशियंस में मान सकते हैं, ठीक है, जो नेता वगैरह होते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम तो हेल्पलेस हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे करने से क्या होगा। वहीं पर एक हमिंग बर्ड की तरह एक जो पर्सन, एक जो कॉमन मैन होता है, ठीक है, जो साधारण आदमी होता है, वो अपने आप को सामने लेके आता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो अवेयरनेस की चिंगारी जो है, जागरूकता की चिंगारी, वो कहीं ना कहीं से उठती है और लोग उसके साथ कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस स्टोरी से जो है वो कहती है वंगरी मथाई कि मैं तो हमिंग बर्ड की तरह हूँ, जो कि क्या करूंगी, मैं बेशक जो हूँ वो मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना कर सकती हूँ अपनी तरफ से बेस्ट करूंगी और मैं इस लड़ाई को कायम रखूंगी। ऑल हर लाइफ, और अपनी पूरी लाइफ वो इसी चीज को करती रहती है। इट हैज मेड अ डिफरेंस, यही इसी वजह से वो जो है दूसरे लोगों से अलग थी। पीपल आर मोर अवेयर ऑफ वॉर, पीपल जो है, जो लोग है, वो जानते हैं कि वॉर क्या होता है, युद्ध क्या होता है, शांति क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट क्या होता है। ऑल आर कनेक्टेड, वो इन सभी चीजों से जो है वो जुड़ी रही, यही सारे डोर्स थे जिनके साथ वो जुड़ी रही और उसने इनके लिए काम किया। ठीक है, डिग्रेडेशन हो गया मतलब घटना, एनवायरमेंट का कम होना। वी कांट सोल्व द प्रॉब्लम इन इंसोलेशन विदाउट कंसीडरिंग एवरीथिंग एल्स। तो वो कहती है कि हम कभी भी ये नहीं सोचते कि प्रॉब्लम हमारे सामने है तो सॉल्यूशन भी तो हमारे सामने ही है, हम ही तो उसको सोल्व कर सकते हैं। तो विदाउट कंसिडरिंग एवरीथिंग एल्स, एज शी सेड इन हर नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच। अब उनको जो है, जब नोबेल पीस प्राइज मिला तो उनको मौका मिला स्पीच देने का पूरी दुनिया के सामने, तो तब उन्होंने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में और पीस के बारे में, सबके बारे में यहाँ पर एक स्पीच दी। और ये है इनकी स्पीच जिसमें इन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। अपनी स्पीच में उसने यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर लिखा कि उसने क्या क्या चीजें बोली जब उसको स्पीच देने का मौका मिला। तो कहती है कि एज द फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन टू रिसीव दिस प्राइज आई एक्सेप्ट इट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ केन्या। उसने कहा कि क्योंकि मुझे यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज मिल रहे हैं तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ केन्या के लोगों की तरफ से और यहाँ पर अफ्रीका की तरफ से, एंड इंडीड द होल वर्ल्ड, और मैं इस सारे वर्ल्ड को इसमें इंक्लूड करती हूँ और सबका थैंक्स करती हूँ। ऑल्दो दिस प्राइज कम्स टू मी, इट एक्नॉलेज द वर्क ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल। कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे अकेले का प्राइज नहीं है, बल्कि ये उन सभी काउंटलेस लोगों को, जो कि इंडिविजुअल, जो हर एक आदमी, हर एक वो आदमी जिनको मैं काउंट भी नहीं कर सकती, जिन्होंने मेरे इस काम में हेल्प की, और वो ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में मेरी हेल्प की, तो ये उन सबको भी मैं यहाँ पर थैंक्स बोलती हूँ या उन सबको इंक्लूड करती हूँ। दे वर्क क्वाइटली, उन्होंने चुपचाप से काम किया, एंड ऑफन विदाउट रिकॉग्नाइजेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और बिना किसी पहचान के उन लोगों ने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, बचाया, प्रमोट किया उन्होंने डेमोक्रेसी को, लोगों के राइट्स के लिए डिफेंड, उन्होंने बचाव किया ह्यूमन राइट्स का, और एंश्योर किया इक्वलिटी, क्योंकि सब लोग जो है वो इक्वल हैं, वीमेन हो या मैन हो, सब यहाँ पर इक्वल हैं। बाय सो डूइंग, ये सारा उन्होंने काम किया बिल्कुल चुपचाप से, बिना किसी पहचान बनाए, उसके साथ उन्होंने उसका साथ दिया। दे प्लांट द सीड्स ऑफ पीस, उन्होंने शांति के बीज बोए। आई नो दे टू आर प्राउड टुडे, मुझे पता है कि आज वो लोग भी प्राउड फील कर रहे होंगे, वो लोग भी जो वो गर्व महसूस कर रहे होंगे जब मैं यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज जीत रही हूँ, नोबेल पीस प्राइज जब मुझे मिल रहा है, तो वो लोग भी प्राउड फील कर रहे होंगे जिन्होंने मेरे इस काम में मेरा साथ दिया। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल, मैं थैंकफुल उन लोगों की जो कि केन्या के अंदर थे, मेरी कंट्री के अंदर थे, हु रिमेन्ड, जो कि हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा होपफुल रहे, एंड इस डेमोक्रेसी के अंदर कुड भी रियलाइज, वो भी महसूस कर रहे होंगे साराज की उनको भी जैसे प्राइज मिला हो। एनवायरमेंट मैनेज, इन्होंने सस्टेनेबली, उन्होंने पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करके रखा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया। और वो यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रिविलेज्ड टू ज्वाइन माय फेलो अफ्रीकन पीस। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर उन लोगों को भी यहाँ पर वो थैंक्स बोलती हैं, किन लोगों को, जो कि इसके साथ शांति में इनके साथ कायम रहे, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो प्रिविलेज्ड थे, जिनको विशेष मतलब जिनको स्पेशल राइट्स थे, प्रिविलेज्ड मतलब जिनको स्पेशल राइट थे यहाँ पर, जैसे अफ्रीकन पीस में अब यहाँ पर कुछ के नेम यहाँ पर दिए हैं, जैसे लोरेट्स है यहाँ पर, प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला यहाँ पर, एफ डब्ल्यू डेक्लर का यहाँ पर, आर्क बिशप है यहाँ पर, ठीक है,
डेसमंड है यहाँ पर टूटू, और लेट चीफ एल्बर्ट लुटली है यहाँ पर, लेट अनवर अल सादत है यहाँ पे, यूएन सेक्रेटरी जनरल कॉफी अनन है यहाँ पे। मतलब ये सारे उन लोगों के नाम है जिनके साथ इन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। आई नो द अफ्रीकन पीपल एवरीवेयर आर एनकरेज्ड, कहते कि मैं जानती हूँ कि हर जगह अफ्रीकन पीपल जो हैं इस न्यूज को जो एनकरेज कर रहे होंगे, मेरे फेलोज जो हैं, मतलब उसको फैला, मतलब जो मेरे फेलोज है, मेरे को जो फॉलो करते हैं अफ्रीकन, वो सभी आज जो वो आज अपने आप को बहुत ज्यादा गर्व में महसूस कर रहे हैं। एम्ब्रेस दिस रिकग्निशन, लेट अस यूज इट टू आइडेंटिटी आवर कमिटमेंट टू द पीपल, जिन्होंने कमिटमेंट किया है लोगों के साथ, उन सबको ये बताती हैं। तो वो सारा यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रोटेक्ट, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया, कैसे इन्होंने प्रोटेक्ट किया एनवायरमेंट को, वो सारा यहाँ पर बता रही कि उसने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया। वो कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने जो है वो हर ओकेजन पे जो है इसको राइज किया, इसको मतलब इसका साथ दिया, इनको जो वो बना के रखा सारी चीजों को, ह्यूमन राइट्स को, डेमोक्रेसी को, इन्होंने हमेशा इसके बारे में सोचते रहिए। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, ये हमेशा विश्वास करती हैं कि जो सॉल्यूशन है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का वो हमसे ही आएगा, कहीं बाहर से कोई मिरेकल, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। एंड इन दिस ईयर्स प्राइज ऑफ नॉर्वे नोबल, जो ये जो नोबल पीस प्राइज इनको मिला था, ये जो कमिटी थी, यस कमिटी जो थी हैज प्लेस्ड द क्रिटिकल इशू ऑफ एनवायरमेंट का जो क्रिटिकल इशू है वो भी यहाँ पर उठाते हैं। इट लिंकेज द डेमोक्रेसी, ये भी लिंक है डेमोक्रेसी से, पीस से, बिफोर द वर्ल्ड एंड फॉर देयर विजनरी एक्शन, जो उनका देखने का नजरिया है। I'm प्रोफाउंडली ग्रेटफुल, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, जिन्होंने मेरा साथ दिया। रिकॉग्नाइजिंग दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और लोगों ने पहचाना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है विदाउट वेस्ट किए, ताकि कमिंग जनरेशन भी उसको यूज कर सके, डेमोक्रेसी जो वो बना सके कंट्री के अंदर, पीस शांति से बनाए रखे इंडिविजुअल लोगों के बीच में। तो ये जो सारे आइडियाज हैं, टाइम हैज कम, इन सब चीजों का टाइम अब आ चुका है। माई इंस्पिरेशन पार्शली कम्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड, कहते कि मेरे अंदर जो इंस्पिरेशन आया है, ये जो इंस्पिरेशन मेरे अंदर आया है वो मेरे बचपन से ही मेरे अंदर आया है, मेरी फैमिली ने मुझे दिया है, मेरी फैमिली से मुझे ये सब चीजें मिली हैं, और ये चीजें मैंने ऑब्जर्व की है नेचर से, जो कि रूरल एरियाज के अंदर था, मेरे गांव के अंदर था, केन्या कंट्री में, मतलब मेरे अपने ही देश में। एज आई वॉज ग्रोइंग अप, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, आई विटनेस्ड फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड, मैं उस चीज की विटनेस बनी, मैंने उन चीजों को मेरे आंखों के सामने देखा कि कैसे कैसे जो है वो फॉरेस्ट जो है वो घटते जा रहे थे, कैसे जो जंगल साफ होते जा रहे थे, कैसे जो है वो रिप्लेस किए कर दिए गए थे फॉरेस्ट कमर्शियल प्लांटेशन में। मतलब कमर्शियल प्लांटेशन का मतलब कि वहां पर इंडस्ट्रीज बन चुकी थी, वहां मैंने अपने आंखों के सामने वहां पर फैक्ट्रियां लगते हुए देखी, बिजनेस चलते हुए देखे, मतलब जंगलों को तो साफ कर दिया गया, लेकिन वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ पर लगा दिया गया, जिसकी वजह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई यहाँ पर। एंड बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर जो रहना था, रहन सहन था, जो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, प्लांटेशन था, और यहाँ पर जो ट्रीज ग्रो होते थे जिसे फूड मिलता था, फ्यूल मिलता था, वो सारी चीजें भी यहाँ पर फिनिश होती जा रही थी, डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, और उन चीजों को कहते हैं कि मैंने अपने आंखों के सामने ही फिनिश होते हुए देखा। एंड द कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट टू कंजर्व वाटर, और जो कैपेसिटी थी फॉरेस्ट के अंदर वाटर को कंजर्व करने की, वाटर को स्टोर करके रखने की, ठीक है, वो सारी चीजें भी मैंने अपने आंखों के आगे फिनिश होते हुए देखी। 1977 में जब उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो पार्शली रिस्पॉन्डेड किया था टू द नीड्स आइडेंटिफाइड बाय द रूरल वीमेन, और नेमली लैक ऑफ फायरवुड। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब इन्होंने शुरू किया था तो उस टाइम से पहले फायरवुड मतलब जो लकड़ियां होती हैं, आग जलाने की लकड़ियों की कमी हो गई थी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो था उसकी कमी हो गई थी, बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही थी, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, एनिमल्स को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लोगों के इनकम का सोर्स बंद हो गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आई थी। अफ्रीका वीमेन आर द प्राइमरी केयर टेकर्स, जो अफ्रीकन वीमेन थी वो सबसे पहले जो थी वो यहाँ पर केयर टेकर बनी, यहाँ पर देखभाल करने वाली बनी, होल्डिंग सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्होंने जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ली, एंड टाइलिंग द लैंड, उन्होंने क्या किया, फीडिंग देयर फैमिलीज, उन्होंने अपनी
परिवार के लिए कमाना शुरू किया, सिर्फ किसी की वजह से प्लांट्स को ग्रो करके, जिसको कि वो बाद में जो है वो अर्निंग का भी इनके सामने सोर्स बन के आया। दे आर ऑफन द फर्स्ट बिकम अवेयर द एनवायरमेंटल डैमेज एज रिसोर्सेज बिकेम स्केयर एंड इनकैपेबल ऑफ सस्टेनेबल देयर फैमिलीज, क्योंकि वो समझ गई थी कि किस तरह से उनकी फैमिलीज जो है वो इन चीजों को सेव कर सकते हैं, कैसे जो है वो उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो कहते हैं कि आई केम टू अंडरस्टैंड, अभी वो सारी चीजों को समझ चुकी थी कि कैसे जो डिस्ट्रॉय हुआ है, कैसे चीजों को जो है वो फिनिश किया गया है। तो अब इन सब चीजों को कैसे, ये मिसमैनेज हो चुके हैं, तो इन सारी चीजों को कैसे वो मैनेज करेगी, कैसे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए इन चीजों को बचा कर रखेगी, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखेगी। ट्री प्लांटिंग जो है वो बिकम नेचुरल चॉइस टू एड्रेस सम ऑफ द इनिशियल बेसिक नीड, जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती है, रोटी कपड़ा और मकान की, वो सारे भी कौन पूरा कर सकते हैं, सिर्फ जो है वो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ही पूरा कर सकते हैं। और इनके बिहाफ पर जो वीमेन थी, जो औरतें थी, उन्होंने इन चीजों को पूरा किया, सिर्फ ट्रीज को प्लांट करके, ठीक है, अटेनेबल और गारंटीज क्विक सक्सेसफुल, जो उनके सामने भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल आ गई थी, क्योंकि उन्होंने उनको अर्निंग का सोर्स मिल चुका था, जो वीमेन थी उनको अर्निंग का सोर्स यहाँ पर मिल चुका था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने सस्टेन करके रखा, इंटरेस्ट बनाए रखा इन चीजों के अंदर। सो टुगेदर वी प्लांटेड, तो उन्होंने इकट्ठा मिलकर 3 मिलियंस ऑफ ट्रीज को यहाँ पर ग्रो किया, और उन चीजों से उनको फ्यूल भी मिला, ईंधन मिला, जलाने के लिए लकड़ी मिली, खाना मिला, रहने के लिए जगह मिली, और उनके इनकम का सोर्स भी यहाँ पर बन गया। लोगों को एजुकेशन भी मिली, औरतों को एजुकेशन मिली, यहाँ पर हाउस होल्ड जो नीड्स थी वो सारी सेटिस्फाइड हुई। और जो एक्टिविटी है ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से जो एक्टिविटी हुई उनसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, उनको कोई ना कोई काम करने का साधन मिला। और यहाँ पर जो है वो वाटर शेड्स, जो पानी की जो शेड्स थी, वो भी यहाँ पर पानी के ऊपर जो शेड्स होते हैं वो भी उनको जो है उनके हालात भी यहाँ पर सुधर गए थे थ्रू देयर इन्वॉल्वमेंट। अब इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो वीमेन थी उनको क्या क्या हासिल हुआ, उनको कुछ डिग्री ऑफ पावर, मतलब कुछ पावर उनके हाथ में आ चुकी थी, ठीक है, वो जो है वो सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन में पहुंच चुकी थी, और रिलेवेंस इन देयर फैमिली, और वो अपने फैमिली को जो भी यहाँ पर सपोर्ट कर सकती थी, फैमिली को यहाँ पर जो है वो उनका पालन पोषण कर सकती थी। दिस वर्क्स कंटिन्यूस, और ये काम कंटिन्यू चलता रहा। इनिशियल जो वर्क था डिफिकल्ट तो था, लेकिन जो है इन्होंने सबने मिलकर इस काम को जो वो पूरा किया। परसुएड किया मतलब इसमें इन्होंने अप्लाई किया, बिलीव किया, बिकॉज दे आर पोर, क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास जो है दे लैक नॉट ओनली कैपिटल बट ऑल्सो एक्नोलेज द स्किल्स टू एड्रेस देयर चैलेंजेस। उनके सामने जो चैलेंज है उन सबको इन्होंने एक्सेप्ट किया, और जितनी इनके अंदर स्किल थी, जितनी इनके अंदर नॉलेज थी, उनको उन्होंने यूज किया। इंस्टेड दे आर फर्दर वीमेन डिड नॉट एट द टाइम रियलाइज, इंस्टेड मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा, दे आर कंडीशन टू बिलीव दैट द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते थे कि जो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो कहीं बाहर से आएगा, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हो कहाँ से आएगा, हमसे ही आएगा, हमारी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी हम ही निकालेंगे। तो इन्होंने एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से हेल्दी बनाया, और सारी चीजों को यहाँ पर मैनेज किया। इनका बहुत बड़ा हाथ रहा इस चीज में, मतलब बार बार इन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे कि देवर अनअवेयर। सबसे पहले वो अनअवेयर थे इन चीजों के बारे में, लेकिन बाद में जब वो अवेयर हो गए तो इनकी जो पुअर्टी थी या जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी चीजें थी, वो सारी की सारी इनकी हट गई थी यहाँ से। दे वर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द इनजस्टिस, उनको नहीं पता था कि क्या इनजस्टिस है, क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स होते हैं, इन ऑर्डर टू असिस्ट कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड दीज लिंकेजेस। मतलब उनको नहीं पता था क्या चीजें होती है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनका क्या कारण है, उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन जब इनको इन प्रॉब्लम्स का पता चला कि हमारी मेन प्रॉब्लम ये है और इनका सॉल्यूशन हमसे ही होगा, फिर उन्होंने जब स्टेप्स उठाए, जब उन्होंने मूवमेंट्स चलाए, जब उन्होंने कोई प्रोग्राम चलाए, तो सबको यहाँ पर सफलता हासिल हुई। दे देन मेक कनेक्शंस बिटवीन देयर एक्शंस, फिर उनको लगा कि जो हम कर रहे हैं उनके बीच में हमारा यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन है। एंड द प्रॉब्लम्स दे विटनेस, और वो प्रॉब्लम जो जिनके कि वो क्या थे, प्रत्यक्ष, मतलब वो गवाह थे उन चीजों के, तो एनवायरमेंट के अंदर और सोसाइटी के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन सारी चीजों को यहाँ पर ठीक किया। तो ये था आपका चैप्टर का सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर।